हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास नंबर 20 में। इससे पहले हम लोगों ने 19 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उन सब को वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक उन प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप लेवल पर मौजूद है। और अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसकी भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख जांच एजेंसी। प्रमुख जांच एजेंसी यानी कि CAG, कैप जिसको हम लोग बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्ट्रोलर 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 एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यवाही को। अब ये होती क्या है, सबसे पहले जो चीज हमारे मन में आती है कि ये कब आया और क्यों आया, क्यों ऐसा इसको लाया गया। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG बोलते हैं यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक का मतलब, नियंत्रण मतलब होती है नियंत्रित करना, किसी चीज को नियंत्रित करना। तो यहाँ नियंत्रित का काम नहीं होता है, बल्कि ये, अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग तो बोले कि अगर नियंत्रण का काम नहीं होता तो हम लोग नियंत्रण इसको में क्यों लगाई है। असल में सारी चीज जो लिया गया है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में जैसा है वैसा वहाँ जो है वो ऑडिट भी करती है और नियंत्रण भी करती है, यानी कि जो है वो कंट्रोल भी करने का काम करती है। इसलिए इसको कंट्रोल नहीं लिखा हुआ है, अब ध्यान से इसको पढ़िएगा। कंप्ट्रोलर लिखा हुआ यानी कि नियंत्रक लिखा हुआ। तो बाकी चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात होती है कि इस पोस्ट को लाया था, किसने लाया था। 1857 में कैनिंग के द्वारा लाया गया था। उस समय जो बॉम्बे प्रेसिडेंट हुआ करता था, उस समय तीन प्रेसिडेंट हुआ करता था। तीन, बॉम्बे था, मद्रास था और आपका कलकत्ता था। तीन जो था वो प्रेसिडेंसी था। तो उसको नियंत्रित करने के लिए यानी कि उसको ऑडिट करने के लिए उनको जो है वो एक पोस्ट चाहिए उसके हिसाब किताब के लिए। तो वही 1857 में कैनिंग के द्वारा इस पोस्ट को लाया गया, जिसको भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोला गया। तो महालेखा परीक्षक नाम इसको दिया गया। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसी को जो है वो स्वतंत्रता के बाद इसी को है जो वो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो इसकी नाम धरा गया। आप संविधान में इसकी जगह कहाँ है, तो आप कहेंगे भाग 5 में आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 तक इसकी जो है वो बात की गई है। इसकी बात की गई है। अब जो आती है, बात की गई है, ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। उसके बाद आती है कि सीएजी की नियुक्ति। अच्छा, सीएजी कौन बन सकता है, मतलब कि कौन बन सकता है, सीएजी की नियुक्ति आखिर कैसे होती है। तो सीएजी की नियुक्ति की बात करते हैं तो सीएजी की नियुक्ति अगर हम बात करते हैं तो सीएजी जो है वो सीएजी की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है 148 आर्टिकल में। तो उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और किसको अपॉइंट करते हैं, तो किसी भी आईएएस अधिकारी को वो नियुक्त कर लेते हैं सीएजी के पद पर, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम होता है जो कि बाकी लोग नहीं संभाल पाएंगे। और इसकी कार्यकाल जो होती है वो 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक होती है। 6 साल होती है तो फिर 65 ईयर्स होती है, दोनों में जो पहले हो जाए। अच्छा, ये क्या रिजाइन रिजाइन देते हैं, तो आप कहेंगे रिजाइन दे सकते हैं, ये राष्ट्रपति को देंगे। क्या इसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है? अजी हाँ, इसको पद हटाने के लिए आपको जो है वो एक लंबा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। 148 क्लोज 1 के तहत जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है महाभियोग के दौरान, उसी प्रकार यहाँ के जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो बनाया जाता है उसको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। एक और आती है आर्टिकल 148 सब क्लोज 2, इसमें सीएजी की शपथ की बात की गई है कि सीएजी की शपथ जो है वो कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। और ये शपथ जो है वो आपका प्रारूप यानी कि सूची 3 में है। अब इसकी वेतन कितनी मिलती है, इसकी वेतन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर यानी कि उसके जो है वो बराबर मिलती है।
2.5 लाख इसकी जो है वो पेमेंट है, भारत के संचयी निधि से ये मिलती है। उसके बाद है 148 क्लोज 4, जिसमें सीएजी के बारे में ये बात कही गई है कि सीएजी रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा। दूसरी चीज, सीएजी का कार्य क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल है 149 यानी कि 149, जिसमें 1950 से लेकर के 1976 तक 1950 से लेकर के 1976 तक ये सीएजी जो है वो भारत सरकार के लिए दो काम करता था। कौन कौन काम? एक को लेखांकन और दूसरा संपरीक्षा। दो काम करता है, यानी कि अकाउंटिंग का काम करता था और ऑडिट का काम करता था। लेखांकन का मतलब है कि सरकार द्वारा जो है वो सरकार ने कितना खर्च किया, कितना हिसाब किया, उसकी जो है वो ये काम रखता था मामला, और उसकी जो जांच करने की काम रखता था वो ऑडिट रखता था। लेकिन इसको जो है वो बात ये बहुत ज्यादा विवाद फैल गया, क्योंकि अगर मान लिया जाए, इसे यहाँ अगर एग्जांपल लिया जाए तो जैसे मान लीजिए आपके घर से कोई भी पेमेंट मिलती है खर्चा करने के लिए, तो आप अपने फ्रेंड को रिचार्ज करवा दिया उसी पैसा से, और फिर आपने सामान लाया, तो घर जो आपका जो पैसा के हिसाब लिया जाएगा, घर जो आपका पैसा के हिसाब लिया जाएगा, तो उस घर जो आपको हिसाब लिया जाएगा तो उसमें आप जो है वो खर्चा करेंगे जो तो हिसाब दे देंगे, लेकिन आपने जो रिचार्ज करवाए हैं उसमें आप खर्चा नहीं दे पाए। तो ऐसे में बहुत ज्यादा विवाद फैल गया और जो कोर्ट में ये मामला चल गया। तब उसके बाद 1976 में सीएजी को अकाउंटिंग कार्य से क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद 1976 में वर्तमान तक सीएजी द्वारा जो सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया जा रहा था, कहेंगे सिर्फ ऑडिट का काम किया जा रहा, और उसके लिए जो अकाउंटिंग का काम करता था, यानी कि लेखांकन का काम करता था, उसके लिए जो है वो अलग पोस्ट बनाया गया, जिसको कहते हैं सीजीए कहते हैं, सीजीए। अब सीएजी जो है वो राज्य सरकार के लिए भी कार्य करेगा, क्योंकि राज्य सरकार से ऐसा पूछा गया केंद्र के द्वारा कि आप जो है वो लेखांकन और समीक्षन के लिए अलग चाहते हैं, तो बोला कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, मैं उसको पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार के जो एक ही रहता है वही काम करते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है कि वर्तमान में सीएजी की जो है वो कौन है, तो सीएजी आपका सुश्री भारती दास है। वर्तमान सीएजी जो है वो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है। और प्रथम जो बना था वो आपका बना था बी नरसिंह राव बना था। एक और आर्टिकल आती है 150, जिसमें सीएजी 150 आर्टिकल के तहत रिपोर्ट तैयार करती है। उसके बाद एक और आर्टिकल आती है 151, जिसमें सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति संसद के समकक्ष रखेगा, और राज्य में अगर रहेगा तो राज्य में राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल विधानमंडल को रखेगा। उसके बाद में सीएजी के बारे में मैं आपको बता कि सीएजी के जो है वो हिसाब किताब कौन लेता है, तो लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का मार्गदर्शन, यानी कि जिसको वाचिंग डॉग मित्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट आती है। भारत की जांच एजेंसी, यानी कि जांच एजेंसी भारत की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना जो होती है वो अप्रैल 1963 को होती है, जिसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में बनाई गई है, और संस्थापक एवं प्रथम निदेशक जो रहा है वो आपका डीपी कोहली रहे हैं। और डीपी कोहली जो रहे हैं वो 1 अप्रैल 1963 से लेकर के 1968 तक, यानी कि लगभग लगभग 5 साल रहे थे। वर्तमान अभी इसके अध्यक्ष जो है वो आपका सुबोध कुमार जायसवाल है। इसकी जो काम है वो 3 काम है। इसको 3 डिवीजन में बांटा गया है। एंटी एंटी करप्शन डिवीजन, उसके बाद में इकोनॉमिक्स क्राइम डिवीजन, उसके बाद में स्पेशल क्राइम डिवीजन, उसके बाद आती है प्रवर्तन निदेशक। उसके बाद आती है प्रवर्तन निदेशक, यानी कि इंफोर्समेंट डायरेक्टेड, जिसकी स्थापना होती है 1 मई 1956 को दिल्ली में।
जिसके वर्तमान वर्तमान प्रमुख जो है वो संजय कुमार मिश्रा हैं और मुख्यालय जो है वो आपका न्यू दिल्ली यहाँ की है। उसके बाद आती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना होती है 31 दिसंबर 2008 को, जिसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और संस्थापक जो है वो आपका 22 सी मोदी महानिदेशक है और वर्तमान अध्यक्ष जो है वो आपका दिनकर गुप्ता जो कि आईपीएस है। ये कब लाया गया था? तो एक बार मुंबई में हमला हुआ था तो उसी के जांच के लिए इसको जो है वो लाया गया था। एनआईए एनआईए लाया गया था, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसको जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता, तभी तो फंसते हैं दरोगा, बड़े बड़े दरोगा जो होते हैं वो करप्शन के मामले में फंस जाते हैं, तब इसको डायरेक्ट जो है वो ये उठा लेता है, क्योंकि ये जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये ये आपको दिन में भी रेड मार सकते हैं। उसके बाद आती है सीरियस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 2003 को होती है और मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसका उद्देश्य है जो स्टॉक मार्केट होते हैं, जो शेयर मार्केट होती है, उसमें जो घोटाला होती है उसको जांच करने के लिए, जिसको 5 क्षेत्रीय कार्यकाल है। न्यू दिल्ली में इसकी हेड क्वार्टर है और चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में इसकी जो है वो कार्यकारी क्षेत्र मौजूद है। उसके बाद आती है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको बोलते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? फरवरी 1964 में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये लाया गया था। सिफारिश इसका जो है वो संथानम समिति है और प्रमुख जो है वो आपका सुरेश एन पटेल है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट आती है जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो मूड सारा खराब हो जाता। पहला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो कौन सा है? तो मैंने क्या भी आपको बताया कि वो जो है वो आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो 149 आर्टिकल में ये बात कही गई थी। अगला निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो वो कौन है? तो आप कहेंगे वो जो है वो अटॉर्नी जनरल, जिसको जो है वो मत देने का अधिकार नहीं रहता, लेकिन अपनी बाकी सारी चीजें वो कर सकते हैं, जैसे विचार विमर्श करना होती है, ये सब होती है। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था कि उसकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी भी आईएएस अधिकारी को वो कर लेते हैं, आईएएस अधिकारी को करते हैं। उसकी आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल के तहत वो कर लेते हैं? तो आप कहेंगे 148 के तहत वो करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के महान न्यायवादी भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये तो हमारे में नहीं था। अगला है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, तो वो कौन है? तो आप कहेंगे कि वो है भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद सृजन किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे कि वो संविधान संविधान द्वारा। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्र, तो होता ही है, उनके वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। अरे गलत ही है, सर्वोच्च न्यायालय से कहाँ उसकी मिलता।
उसको तो मिलता है संचित निधि से मिलता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक का एक मित्र एवं मार्गदर्शन होता है। तब कहेंगे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? हम लोगों ने पढ़ा था कि लोक लेखा समिति होती है। लोक लेखा समिति लास्ट में मैंने आपको बताया था, जिसमें ये बात लिखी गई थी। आर्टिकल तो इसको मेंशन नहीं कुछ किया गया है, लेकिन यही बोला गया था कि लोक लेखा समिति जो होती है, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी जो होती है, का मार्गदर्शन यानी कि वॉचिंग डॉग मित्रता के नाम से जाना जाता है इसको। तो भारत में मैंने ये तो हो गया था। अच्छा, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा था? तो उसको कहा था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला है 15, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो अटॉर्नी जनरल। नहीं तो सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आईएएस के 1994, 1985 के क्वेश्चन में ही पूछा गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेख संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो आप कहेंगे वो जो प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, तो कौन से कार्य करते हैं? तो करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो कौन करते हैं? तो वो भारत के महान न्यायवादी करते हैं। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है? तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है? तो आप कहेंगे वो जो नियंत्रित करने के लिए तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो है वो खर्चा करने के बाद हिसाब जो लेता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेता है। क्योंकि नियंत्रक का मतलब यहाँ आपका जो है वो कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर है। कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो खर्चा करेंगे तो, लेकिन खर्चा करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच आप कर सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो अपने पद से हटाया जाता है किसको? किसके समान वो हटाया जाता है? तो महाभियोग को द्वारा उसको हटाया जाता है। तो आपका हो जाएगा संसद में महाभियोग लाकर उसको हटा सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष या तो फिर उसकी 65 वर्ष एज है, जो पहले पूर्व जा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो किसके समान है? आप कहेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। वर्तमान में भारत के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में महानिदेशक जो है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे के वेणुगोपाल है। संविधान के किस आर्टिकल के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का उल्लेख है? तो पद का उल्लेख है 148 में। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। हम लोगों ने चर्चा किया था गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो यहाँ पे जो है वो आपका खत्म होता है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।